हेलो स्टूडेंट्स, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन को लेकर के बेटा एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, और वो पहली वीडियो थी। आज दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं। पहली वीडियो में आपको पता है इंट्रोडक्शन हमने दिया था इसका, है ना। और आज हम अपने किताबी काम को शुरू करते हैं। कहने की बात यह है कि आज हम लोग प्रश्नावली, ठीक आपके पास में प्रश्नावली 7.1 है ना, 7.1 जो है आपकी बुक के अंदर, उसको करते हैं। यानी कि आज हम क्वेश्चंस में जाएंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज आपके पास में 7.1 के अंदर। 7.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटा दो बातें और सीख लो थोड़ी सी, उनको भी जान लेना जरूरी है क्योंकि वो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। तो इसको शुरू करते हैं, अभी 1 मिनट हो जाओ, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ पढ़ते हैं कि देखिए हमने बताया था कि अगर किसी फंक्शन का भी आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है, हम लोगों को इसका समाकलन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं और जिस चर के सापेक्ष करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं। यानी कि कहने की बात ये है कि fx का समाकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है, यही तो बात है। अब इसको लेकर के 2-3 बातें हैं जो कि क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं और उनको भी जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। अगर दो फंक्शन कभी आपके पास में fx एंड gx आपके पास में प्लस में आ जाएं, इनको याद रखिएगा, और इनका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, यानी कि प्लस में 2, ठीक है, आपके पास में 2 फंक्शन हैं, इनका आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो सिंपली ये जो आपके पास में होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है वो आप बड़ी कक्षाओं में आगे जाके पढ़ेंगे, पर सिंपल सी बात ये समझिएगा कि हम लोग इस इंटीग्रेशन को इस पर वितरित कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस तरीके से कि हम लोग समाकलन पहले करते हैं fx dx, ठीक है, प्लस समाकलन करते हैं gx एंड dx। gx आपके पास में सिंपल सी बात है कि समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, पहले वाले का समाकलन कर देंगे और फिर दूसरे वाले का समाकलन कर देंगे। यही कंडीशन प्लस में है तो ये माइनस में भी आपकी यूज़ होगी, ये माइनस में भी आपके ऐसे यूज़ होगी। अगर माइनस आ जाए तब भी ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, ठीक है ना। एक चीज़ और, ये फर्स्ट चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये कि अगर कभी इंटीग्रेशन करना पड़े के एफ एक्स मीन्स कोई भी वास्तविक संख्या अगर हमारे साथ में फंक्शन के साथ में गुणा में आ जाए तो उसका क्या करना है, उसको आप सिंपली बाहर निकाल दोगे, है ना, और आप समाकलन उस फंक्शन का कर दोगे जिसका समाकलन आपको करना है, ठीक है ना, आपके पास में। और तीसरी बात और कि अगर कभी इस तरीके से कंडीशन बने कि समाकलन करना पड़ जाए, हमारे पास में फंक्शन हो जैसे कि k1 fx प्लस k2 कोई दूसरा आपके पास में gx आ गया, ठीक है, एक्चुअली एंड dx, इसका हमें समाकलन करना है। अब एक्चुअली ये जो कंडीशन है ये इन दोनों को मिक्स करके बनाई गई है। प्लस माइनस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, आपके पास में प्लस माइनस हो सकता है। ये प्लस के लिए भी कंडीशन है और माइनस के लिए भी है। जरूरी नहीं है कि 2 ही फंक्शन हो, यहाँ पे एक और आ सकता था, 3 भी आ सकते थे, 4 भी आ सकते थे, है ना। तो कितने भी आए तो आप लोगों को काम क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को इन सब पे वितरित कर देना है। किस तरीके से कि हम लोग इंटीग्रेशन पहले करेंगे k1, है ना, fx dx प्लस या माइनस जो भी है ना, आपके पास में इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा, gx एंड gx का। यहाँ पे सॉरी k2 भी रहेगा ना, है ना, यहाँ k2 आएगा। और फिर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग k1 और k2 को बाहर निकाल देंगे, है ना, fx और dx प्लस आपके पास में यहाँ पे k2 बाहर आ जाएगा और आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन gx एंड gx dx, है ना, आपके पास में। तो ये थी चीज़ें, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने जो कि हम लोग क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। इनका यूज़ क्या करेंगे, आप लोगों के पास में क्वेश्चन अगर प्लस या माइनस में तभी आप लोग डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर दोगे। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, गुणा में हो, तो उसके लिए अलग टेक्निक होगी जो कि हम चैप्टर को जब आगे की तरफ पढ़ेंगे तब आप सीखते जाएंगे, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात यह है कहने की कि हम लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हमें प्लस या माइनस में बना लेना है। अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन दिए गए हैं, है ना, और कोई कांस्टेंट हो तो उसको बाहर निकाल देना है, बाकी आपको सिर्फ समाकलन करना है। अब आपको सिखाते हैं समाकलन करना, और समाकलन करने सीखने से पहले बेटे आपको फॉर्मूले आज हम लोग रिवाइज थोड़े करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे और एक्सरसाइज को ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए इसको रफ कर दे, ठीक है।
तो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास में। फॉर्मूले किस तरीके से हैं कि अगर आपको मैं, क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होता है, तो हम लोग अवकलन से ही जोड़ करके उसके सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं ताकि फॉर्मूले याद करने में आसानी रहे। और फॉर्मूले आपकी बुक में भी हैं, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बुक में आपके दिए गए हैं एनसीईआरटी में। तो आप लोग सिंपली देखिएगा, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला, इसको मैं सबसे पहले यहाँ ऐसे लिखता हूँ कि मैं इधर की तरफ तो मैं अवकलज की बात करूँगा। किसकी? अवकलज की। ठीक है, अवकलज है ना आपके पास में। अवकलज का मतलब आप समझते हो क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेरिवेटिव, है ना आपके पास में। डेरिवेटिव की मैं यहाँ पे बात करूँगा, और इस तरफ साथ ही साथ मैं समाकलन की बात करूँगा, यानी कि साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे चीज़ों को, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीग्रल, है ना आपके पास में, इंटीग्रल आपके पास में। ठीक, चलिए अब ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है जो 7.1 है, बहुत सीधी फॉर्मूला बेस एक्सरसाइज है, लेकिन बस थोड़ा सा चीज़ों को समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला बात करते हैं, ये अगर हम लोग कभी भी डिफ्रेंशिएशन करें x की पावर n+1 अपॉन n+1 का, तो हम लोगों को हमेशा x की पावर n मिलेगा। चाहे आप करके देख सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता था बेसिकली x की पावर n का फॉर्मूला, कि पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देते हैं, है ना, ये तो फॉर्मूला था। तो अगर आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कभी करके देखिएगा, इसका, है ना, देखिए करके देखिए यहीं पे सिंपली कि n+1 है ना अपॉन n+1, तो n+1 शुरू में आ जाएगा, और x की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, n+1 से n+1 खत्म और 1 से 1 खत्म, फाइनली आएगा क्या? x की पावर n। तो कहने की बात ये, डिफरेंशिएशन अगर इस वाली टर्म का करें तो हमें प्राप्त होता है x की पावर n। तो अब मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से हमें क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है समाकलन, हम लोगों को पढ़ना है समाकलन। तो यानी कहने की बात है कि अगर हम लोग समाकलन करेंगे x की पावर n का, तो हमें प्राप्त होना चाहिए ये वाला एंटी डेरिवेटिव, है ना, ये डेरिवेटिव है, ये अवकलज है, इसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव अगर पढ़ेंगे तो ये आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c, क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं और ये निश्चित अनिश्चित की बातें हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस की हैं, है ना। चलिए, ये फॉर्मूला नंबर 1 था। दूसरे फॉर्मूले की तरफ अगर हम लोग जाएं, जो कि हम यूज़ करेंगे, कभी इंटीग्रेशन करना पड़ जाए आपके पास, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा इस तरफ, तो हम लोग पता है कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं x का तो हम लोगों को 1 मिलता है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कर दें तो हम लोगों को x मिलेगा, प्लस में c भी मिलेगा आपके पास में। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़े कभी भी, डिफरेंशिएशन करना पड़े कभी भी, किसका डिफरेंशिएशन करना पड़े? साइन x का, तो हम लोगों को मिलता था बेटे कोस x, ये तो मिलता था, है ना। तो अगर हम इसका कोस x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो हमें साइन x मिलेगा। तो समाकलन अगर हम कोस x करेंगे तो हम लोगों को साइन x मिलेगा, लेकिन प्लस का c होगा, वो c आपको पता ही है। 4 नंबर पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, डिफरेंशिएशन हम लोग करें कभी भी कोस x का आपके पास में, तो हम लोगों को साइन x मिलता था, वो भी माइनस का मिलता था ना, साइन x मिलता था वो भी माइनस का। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि ये फॉर्मूला इधर खूबसूरत सा फॉर्मूला बने, इधर हमें खराब सा फॉर्मूला ना दिखाई दे, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कोस x मिलेगा, तो हम तो इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा लेंगे। तो माइनस कोस x अगर हम करेंगे तो हम लोगों को साइन x मिलेगा, और अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का बेटा तो माइनस का कोस x मिलेगा और प्लस का c मिलेगा। तो ये फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में आपको डाल लेने हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 क्या कह रहा है? अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे बेटा कभी भी 10x का, किसका करते थे? 10x का, तो मेरे को मिलता था sec स्क्वायर x। चैप्टर नंबर 5 में थी ये बातें, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में अवकलन जब हमने पढ़ा था। तो इसी का उल्टा अगर हम लोग करें, इंटीग्रेशन कभी हम लोगों को sec स्क्वायर x का करना पड़ेगा, तो हमें हमेशा 10x मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, हम लोगों को प्लस का c मिलेगा। ठीक, बात समझ में आई? ये 5 फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं, और भी फॉर्मूले हैं, उनको बारी बारी से करता हूँ। अब आप लोग ये नोट करने की कोई समस्या नहीं है, वैसे नोट करने की समस्या यूँ नहीं है, क्योंकि ये किताब में आपके पेज नंबर जो है 306 पार्ट 2 आपके पास में दिया गया है पूरा का पूरा। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि मैं बाकी फॉर्मूले भी डिस्कस कर पाऊँ, है ना। चलिए देखिए, इसको पूरे को ही मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि, ठीक है।
हम लोग चले गए हैं 10x तक, है ना। अब बात करते हैं अगर कभी हम लोगों को फॉर्मूला नंबर कितना था, ये कितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अब तक? 4 पढ़े हैं शायद, है ना। चलिए फॉर्मूला नंबर पढ़ते हैं इस बार 5वां फॉर्मूला, है ना, 5वां नंबर का फॉर्मूला। 5वां फॉर्मूला क्या कहता है हम लोगों को, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें कभी भी आपके पास में माइनस कोट एक्स का, तो हम लोगों को मिलता क्या था, हम लोगों को मिलता था कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या मिलता था? कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से अगर हम लोग इंटीग्रेशन कभी करें कोसेक स्क्वायर एक्स का dx, तो हम लोगों को प्राप्त होगा ये वाली चीज़, है ना, माइनस के कोट एक्स प्लस का c। बिल्कुल ठीक बात है। छठे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, छठा फॉर्मूला क्या है, हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन कभी भी करें बेटा सेक एक्स का, किसका करें? सेक एक्स का, तो आपको हमेशा सिंपली मिलती क्या चीज़ थी? हमें मिलती थी सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स और टेन एक्स। तो उसी तरीके से अगर हम लोग कभी समाकलन करने बैठ जाएं सेक एक्स और टेन एक्स का मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, इसको हम डायरेक्ट ही सेक एक्स लिख देंगे और प्लस का सी लिख देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सातवें फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो वो आएगा कि अगर डिफ्रेंशिएशन कभी भी करना पड़ जाए माइनस का कोसेक एक्स का, ठीक है, माइनस का कोसेक एक्स का, तो हम लोगों को प्राप्त क्या होगा? इसको थोड़ा सा जो है लाइन को, ताकि ये फॉर्मूला बड़ा होगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा देखिए। तो हम लोगों को प्राप्त क्या होता था? हम लोगों को प्राप्त होता कोसेक एक्स, ठीक है, और साथ ही साथ कोट एक्स, है ना, कोसेक एक्स और कोट एक्स। तो वही चीज़ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें इस वाले पोर्शन को, क्या कि कोसेक एक्स और कोट एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा माइनस का कोसेक, ठीक है, एक्स एंड प्लस का सी। फॉर्मूले बहुत हैं यार, फॉर्मूले इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। 7 फॉर्मूले हो गए। 8वें फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, बुक में है ये, डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते थे बेटे साइन इनवर्स एक्स का, तो हम लोगों को मिलता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता था ना। तो वही कंडीशन यहाँ बनेगी अगर इंटीग्रेशन कभी करना पड़ जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यानी कि इसका इंटीग्रेशन अगर करना पड़ जाए तो हम लोगों को मिलेगा क्या? हम लोगों को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। इसी का भाई एक और फॉर्मूला होता है d/dx। अगर हम लोग करते थे कोस इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला सेम होता था, सिर्फ माइनस का फर्क आता था बेटा। किसका फर्क आता था? माइनस का, है ना, ये माइनस यहाँ पे आता था। तो आप क्या करोगे, अगर आप लोग इस माइनस को यहाँ से हटा लो, जैसे पहले हटाते आए हैं, तो यहाँ लगा लीजिए इस माइनस को, है ना, यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ से हटाइए। अगर आप लोग इंटीग्रेशन करिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना, तो हम लोगों को ये रिजल्ट भी मिल सकता है, और माइनस का आप इसको कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ फॉर्मूले और हैं, इसको जरा रफ कर दें ताकि चीज़ें और समझ में आए। कर दूँ रफ? चलिए लाइन भी हटा देते हैं इस बार पूरा, फिर बाद में लाइन बना देंगे, ठीक है, आपके पास में। चलिए ठीक है, इसको पे डालना, है ना। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, आपके पास में 10वां फॉर्मूला हमारे पास। कितना फॉर्मूला? 10वां फॉर्मूला। 10वां क्या है? क्या डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते थे कभी भी टेन इनवर्स एक्स का, तो हम लोग आंसर लेके आते थे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और अगर इसका इंटीग्रेशन आप कर दोगे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का, है ना, और dx का, तो आप लोग इसको कहेंगे कि टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन है, समाकलन है। बिल्कुल ठीक बात है। 11वें फॉर्मूले पे जाएं अगर हम लोग, अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोग कभी भी करते थे कोट इनवर्स एक्स का, किसका करते थे बेटा? कोट इनवर्स एक्स का, तो हम लोगों को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता था, वो भी माइनस वाला। तो आप ये माइनस फिर हटाइए और माइनस यहाँ पे लगाइए ताकि ये फॉर्मूला खूबसूरत बने। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप करो तो ये लिखो या फिर ये लिखिए, बात एक ही है आपके पास में, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं अगर 12वें फॉर्मूले की हम लोग बात करें, अगर डिफ्रेंशिएशन बेटा कभी भी हम लोग करना पड़ जाता था सिंपली सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, तो हम लोग करते थे क्या कि इसका फॉर्मूला होता था x √x² - 1, है ना,
तो इसी तरीके से 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब समाकलन किया जाएगा तो आंसर क्या मिलना चाहिए, सेक इनवर्स एक्स मिलना चाहिए आप लोगों को, है ना, वो प्लस का सी। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं सर जी ये फॉर्मूले तो बुक में लिखे हैं, पता नहीं क्यों इतना टाइम वेस्ट हम लोग कर रहे हैं लिख करके। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहते हैं, इस पार्ट को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, है ना, लेकिन फॉर्मूले मुझे बताना ज़रूरी है ताकि चीज़ें जो है एक प्रॉपर चैनल में रहें, सिस्टम से समझ में आए। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूले नंबर 13 पे हम चलते हैं। 13वें नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा वो था, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें हम लोग माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, तो आपको मिलता था सेम आंसर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर यही कीजिएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर हम लोग समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हम लोगों को मिलेगा माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस का c। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक फॉर्मूला और बचा 14 नंबर आपके पास में कि अगर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाए कभी भी e की पावर x का, तो हम लोगों को पता है कि पावर x का कोई चेंजेस नहीं होते, e की पावर x ही रहता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी e की पावर x का समाकलन हमेशा ही e की पावर x रहता है प्लस का c। एक और 15 नंबर पे हम जाएं, अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को करना पड़ जाए कभी भी, हम करते थे लोग मोड ऑफ x का, तो क्या आंसर आता था 1/x आपके पास में, है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग 1/x का समाकलन करोगे कभी भी तो आप सिंपली इसको लिखिएगा मोड ऑफ x प्लस का c। बिल्कुल ठीक बात है। एक फॉर्मूला और है बस, उसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास में। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को रफ करके 10वें नंबर को, है ना, 11वां भी रफ कर दो, कोई दिक्कत ना है। ठीक, आपके पास में फॉर्मूला नंबर आपके पास में है 16, जो कि लास्ट फॉर्मूला है ना, कि अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते थे कभी भी, अगर करना पड़ जाए a की पावर x लोग, ठीक है, आपके पास में लोग a आपके पास में, तो आता था a की पावर x। सिंपली अगर आप a की पावर x का समाकलन करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ये वाला dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन लोग, है ना, a प्लस c। तो ये तो थे फॉर्मूले जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। मुझे बताना मजबूरी थी, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तब भी शिकायत आएगी कि सर फॉर्मूले तो बताया नहीं, एक्सरसाइज में घुसा दिया, और अगर बता दिए तो कहते सर जी ये तो लिखे हुए हैं बुक के अंदर। कोई बात नहीं, लिखे हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अच्छे से इनको रिवाइज करें, याद करें और जोड़ करके थोड़ा सा समझ करके इसको करें। ठीक है, चलिए आप चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 के अंदर और इसके क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास 22 और 22 के 22 क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, और आज से हम लोग समाकलन के शुभारंभ करते हैं और समाकलन करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए मैं ऑफ करता हूं और क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं। चलिए बात करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, आपके पास में प्रश्नावली 7.1। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 का जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्या है, आपको प्रति अवकलज ज्ञात करना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया था। तो इसको आप क्वेश्चन को ज़्यादा टेंशन ना लें, इसमें करना तो आपको आ ही जाएगा। जब आप पूरा समाकलन सीख लेंगे ना, फिर ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर जी ये क्या क्वेश्चन है, तो बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन है। चलिए, sin 2x का हम लोगों को प्रति अवकलज यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है। मतलब इसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले यूज़ नहीं करने हैं 1 से लेके 5 तक, है ना। वैसे पेपर में कभी नहीं आते इस तरीके के क्वेश्चन के एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, प्रति अवकलज ज्ञात करना, आज तक नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बनता भाई। निरीक्षण विधि से हम लोगों को करना। निरीक्षण विधि का मतलब है कि हमें ये निरीक्षण करना है कि ये किस फलन का अवकलन है, ये तो देखना है हम लोगों को। अब सिंपली अगर आप बात कीजिएगा कि cos 2x का अगर हम लोग, ठीक है, cos 2x का अगर हम लोग समाकलन करें तो प्राप्त क्या होगा, हम लोगों को प्राप्त होगा sin 2x और 2 भी आएगा साथ में और विद माइनस साइन, यही तो होगा। लेकिन हम लोगों को बेटा चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए सिर्फ ये वाला, है ना, ये वाला। तो ये जो हिस्सा है -2 का, उसको उधर ले आ सकते हैं हम लोग, उसको उधर लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं कभी भी -1/2 cos 2x का, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा sin 2x। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं sin 2x का जो प्रति अवकलज है, प्रति अवकलज आपके पास में, ठीक है, प्रति अवकलज है, प्रति अवकलज वो कितना है,
वो है -1/2 cos 2x, ठीक है। और आपको पता है कि आप लोग अगर यहाँ c लगा भी देंगे बहुत बढ़िया बात है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग चाहे कोई भी नंबर लेके चलिएगा, अगर आप सपोज इसमें प्लस के 2 लेके चलो तब भी इसका अवकलन आपको sin 2x ही मिलेगा, चाहे आप देख लीजिए। तो इस वजह से अगर आप जब प्रति अवकलन निकालते हो अगर आप तब भी c लगा देते हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक्चुअली 1 जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इसको अगर आज अभी आप रोक भी दोगे ना, है ना, कि चलिए इनको बाद में देखा जाएगा, और जब आप क्वेश्चन इस चैप्टर को कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको लगेंगे कि भाई यार कुछ नहीं है ना। तो ज़्यादा टाइम इन पे वेस्ट ना करके हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे। और मेन टॉपिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 से जो काम शुरू होता है, ठीक है। इसके अंदर चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि e⁻²2x का प्रति अवकलज निकालो। क्या निकालो? प्रति अवकलज, ठीक है, अवकलज कितना होगा? निरीक्षण विधि। सोचिए जरा कि साइन e⁻²x किसका अवकलन है? किसका अवकलन है भैया? e⁻x का अवकलन क्या होता है आपको पता है? e⁻x ही होता है, ये तो आपको पता है ना। अगर यहाँ पे 2 लगा दूँ तो सिंपली यहाँ भी 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। लेकिन हमें तो आंसर में कितना, हमें किसका ढूंढना है? इसका ढूंढना है, e⁻²x का। तो ये 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे अगर 1/2 लेके चलूँगा तो ये 2 हमारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? 1/2 e⁻²x, 1/2 e⁻²x प्लस c लिख दें तो बहुत अच्छी बात है ना। ये आपके पास में है एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा काम हमारे पास करने लायक है भी नहीं, और इसमें हमने डिस्कशन इसका पिछली वीडियो में भी किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। किससे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 से। मैं इसको रफ कर देना पूरे को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है एक्चुअली देखिएगा। 6 में कहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए किसका? 4e⁻3x। अरे चलिए देखते हैं अभी, +1 एंड dx। सबसे पहली बात मैंने ये बताई थी आपको बात बेटा कि अगर 2 फंक्शन प्लस में हो, है ना, आपके पास में 2 चीज़ें प्लस में हो तो ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन 4e⁻2x एंड dx एक हिस्सा तो ये बनेगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx एक हिस्सा आपके पास में ये बनेगा ना, ठीक है ना। आपके पास में चौक जरा ले लें, ठीक, ये बनेगा। अब इनका समाकलन हम लोग करना फॉर्मूला बेस। अब आप फॉर्मूले लगाने के लिए तैयार हो। जो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं, 16-17 फॉर्मूले अभी डिस्कस किए हैं, उनके आधार पर ये एक्सरसाइज बहुत आसान है वैसे, है ना। ये 3x है ना, तो यहाँ पे भी 3x ही है। अब एक्चुअली हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से गलती से इस एक्सरसाइज में पढ़ा है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन समाकलन का क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोगों को जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है अभी हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन e⁻x dx जो होता है वो e⁻x का ही होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ठीक है नहीं। और ये चीज़ आपको अगर यहाँ पे 3 आए तो क्या स्थिति बनेगी आगे की तरफ, ये चीज़ आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज में पता चलेगी। जैसे कि यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x का क्या समाकलन होगा वो आगे की एक्सरसाइज में पता चलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अभी मात्र क्वेश्चन की चीज़ बता करके चलता हूँ, और जब मैं आगे की एक्सरसाइज करूँगा तो ये चीज़ आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। पहली बात तो ये 4 बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि वो पता ही है आपको कि कौन वास्तविक संख्या बाहर आ जाएगी। और इंटीग्रेशन कराएंगे 3x का dx का प्लस इंटीग्रेशन 1 dx का, है ना। चलिए बात करते हैं 4। देखिए e⁻x का e⁻x ही होता है एक्चुअली, समाकलन जो होता है फॉर्मूला बताया था मैंने, इंटीग्रेशन e⁻x का जो होता है वो e⁻x ही होता है ना आपके पास में। लेकिन यहाँ पे अगर 3 है तो अभी के लिए सिर्फ याद रखिए जो x का कोफिशिएंट होता है वो बटे में आ जाता है। अभी के लिए सिर्फ याद रखिए। आप कहोगे कैसे आ जाता है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो प्रतिस्थापन समाकलन हम लोग सीखेंगे ना, ये कैसे आता है वो समझिए। ये मात्र एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर, परेशान ना हो, ये मात्र एक ही क्वेश्चन इसके अंदर इस तरीके का घुसा दिया इन्होंने, है ना। तो अभी सिर्फ याद रखिए कि जो x का गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है। वो कैसे आता है वो अगली एक्सरसाइज में आपको समझ में आएगा। प्लस 1 का समाकलन अभी फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन 1 dx जो है सामने रखिएगा किताब को, इसका x होता है प्लस के c, है ना। तो एक c इसमें से भी आ सकता है वैसे यहाँ भी, तो हम लिखें यहाँ पे x
प्लस सी, ये आंसर आपका बनेगा। आप कहोगे सर जी एक सी इसका होगा, एक सी इसका होगा। भाई एक कांस्टेंट यहाँ, एक कांस्टेंट यहाँ, तो दो कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट ही तो मिलेगा। एक संख्या यहाँ पे है, एक संख्या यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो एक संख्या ही तो प्राप्त होगी आपके पास में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तो वहीं पर हम लोग सी लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में बात कर रहे हैं, अनिश्चित समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलती है आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 7 की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को करना क्या है यार, सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले लगने हैं और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि प्लस या माइनस में। देखो ये चीज़ और एक चीज़, दो चीज़ गुणा में है, तो आपको क्वेश्चन को प्लस या माइनस में लेकर के आना है, अंदर को सिंपली सॉल्व करके। कैसे, जैसे मैं अंदर मल्टीप्लाई इसकी कर दूं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, और डी एक्स, राइट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, माइनस इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब आया मजा, आया ना समझ में। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला पढ़ा है, सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स करते हैं तो एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सी हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 है तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। समझ में आ रही बात, कि जो ये पावर हुई है n ही तो है, कि पावर में एक जुड़ जाएगा और नीचे भी जो पावर में होगा वही नीचे आ जाएगा। -1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा प्लस का c। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, यह जाएगा x की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस के c, इसका आपका आंसर बनेगा। तो मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं थोड़ा सा स्पीड तेज है, मैं मानता हूँ, और वो इस वजह से है क्योंकि आसान चीज़ें हैं। आसान चीज़ों में जहाँ पे आपको ट्रैफिक कम मिलता है तो आप गाड़ी को दौड़ा लेते हो ना, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, टफ चीज़ें आएंगे, वहाँ पे आराम आराम से उन चीज़ों को सीखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अगली एक्सरसाइज में ऐसा ही काम करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं, इनको रफ कर देते हैं हम लोग, पूरा रफ करते हैं बोर्ड एक बारी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने अभी किया है 7, जरा 8 की बात करें। 8 क्या है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन करके दिखाइएगा बेटा कि ax² प्लस bx प्लस के c, ये तो पहले ही अलग अलग है तो सिर्फ आपको इसको अलग अलग लिखना है। कैसे, कि समाकलन ax² dx प्लस समाकलन bx dx प्लस समाकलन c dx, है ना आपके पास में, और ये c छोटे वाला c है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आपके पास में। तो अब जब इसे सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे x² का, है ना, प्लस b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे x का, ठीक है, प्लस c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा dx का। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये क्या फॉर्मूला बनेगा भैया, फिर वही x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है समाकलन करने के लिए। किताबों में सारे फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ आपको लिखे हैं भाई, जो अभी भी मैंने 15-20 मिनट लगाई हैं पहले फॉर्मूले में, ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आप लोग लिख करके अच्छे से कॉपी में याद रखें इनको, है ना। तो x की पावर n का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। और जितनी बार भी सवाल करें, एक बात ध्यान रखिएगा, सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जहां भी फॉर्मूला यूज हो वहां फॉर्मूला लिखें एक बार। जब आप बार बार फॉर्मूले को लिखते हो तो आपको याद करने में आसानी रहती है और फॉर्मूले तुरंत याद हो जाते हैं। आप लोग सिर्फ मात्र देख करके ना लगा दें, एक साइड में आप लोग उसको लिखें भी एक बार फॉर्मूले को, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये तो a जो का तू रह जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, है ना, ये तो बनेगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे b, यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई, प्लस ये c तो जो का तू रहेगा और 1 का हो जाएगा x। और आपको पता है अनिश्चित समाकलन है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग c1 लगा दें, क्योंकि हम लोगों ने c क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं, कभी कंफ्यूज हो जाए तो हमने इसका कांस्टेंट एक c1 लगा दिया। तो जब इसको आंसर लिखेंगे तो आ जाएगा ax की घात 3/3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस के c1, ये आपका आंसर बनेगा बेटा। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किसकी करते हैं, 10 की। आप कहोगे 9th क्यों, 9th आसान है, आप लोग मुझे पता है इंटेलिजेंट बच्चे हो, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
10 में कहा गया है आपके पास बेटा कि इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स के होल स्क्वायर का। ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा अब तक कि होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अभी यूज़ कर लें, है ना। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता था a का स्क्वायर जब करेंगे अंडर रूट का अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा माइनस प्लस b का स्क्वायर मतलब इस पद का स्क्वायर करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab मीन्स 2 अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, इस तरीके से ना, और dx। ये खुल गया इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, क्या बनेगा देखिए, इंटीग्रेशन x प्लस 1/x, इसको तो कुछ कह ही नहीं सकते, माइनस इस रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, केवल यहाँ 2 बचेगा और dx। आप सिंपली ये प्लस माइनस में आगे, जो कि मैं पहले शुरुआत से ही बात कर रहा हूँ, अब इसको समाकलन को इनमें वितरित कर दीजिए। कैसे कि समाकलन x dx प्लस, ठीक है, समाकलन 1/x dx, ठीक है, माइनस समाकलन 2 dx, ठीक, आपके पास में होगा क्या, इस x का क्या होगा, x की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, फिर मैं कहूँगा x की पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, देखिएगा क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस का c। तो आप लोग लगाइए यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/x का होता है लोग मोड ऑफ x, ठीक, आपके पास माइनस 2 बाहर आ जाएगा। और सिंपली एक बात ध्यान रखिएगा, अगर धीरे धीरे चीज़ें जो है अब आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट भी यूज़ करने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे 2 है, इस 2 को बाहर निकालेंगे, है ना, अंदर 1 बचेगा और उस 1 का समाकलन x रहेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे 2x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोग सिंपली जब x दिखेगा आपको तो उसका समाकलन डायरेक्टली आप x² लिख सकते हैं, है ना। जैसे क्योंकि अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से काम कर रहे हैं, अभी हमको इनको थोड़ा सा लिखने में फॉर्मूले वाइज हम लिख रहे हैं इनको। जब आप क्वेश्चंस को कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो फिर आपको चीज़ें डायरेक्ट याद हो जाएंगी, प्लस का c। और इसको कैसे लिखा जाएगा देखिए, x² प्लस लोग मोड ऑफ x माइनस 2x प्लस का c। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन आपके पास में 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूँ और इनको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या कह रहा है बेटा आपके पास में, ठीक है। 11 में कहा गया है हमें कि इंटीग्रेशन करना है x की घात 3, ठीक, प्लस 5 x की घात 2 माइनस 4 बटे x की घात कितना 2 और dx आपके पास में। चलिए सिंपली हम लोगों को अभी भाग वाला कोई सूत्र तो नहीं पता, तो ताकि हम लोग ऐसे इस सवाल को सॉल्व कर ले, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस में बनाते हैं। और मैंने बताया कि इसको पहले थोड़ा सा आप गणित लगा लें, इसमें अलग अलग कर लें। x की घात 3 बटे x² प्लस 5x² बटे x² माइनस 4 बटे x² और फिर ब्रैकेट जो का तुम, और ये बेटा आ गया आपके पास में dx, बिल्कुल ठीक है। जब हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे इंटीग्रेशन, इसको काटिएगा तो आपके पास में x बचेगा, x माइनस इस x² से x² कट जाएगा, प्लस 5 खाली बचेगा और माइनस के 4, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि फॉर्मूला लगा दूँ, -2 और dx। इसको अब आप ऐसे लिखा जाएगा, x का समाकलन अलग से करिएगा, है ना, 5 का समाकलन अलग से करिएगा, है ना, आपके पास में -4 x की घात -2 का समाकलन अलग से करिएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए सिंपली बात करते हैं। अब इसकी घात 1 है, मैं फिर कह रहा हूँ कि x की घात, x का जो समाकलन रहता है वो x की घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 ही तो होगा, क्योंकि इसकी घात 1 है। क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो x की पावर n इज dx का जो फॉर्मूला होता है वो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, जो कि मैंने सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताया था। तो हम लोग हमेशा अब डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको लिखेंगे x² बटे 2। कभी भी दिखाई देगा आपको x का समाकलन तो लिखेंगे x² बटे 2, तो मैं इस x को लिख रहा हूँ x² बटे 2, बिल्कुल ठीक बात है। प्लस इस 5 को जब बाहर निकालेंगे अंदर बचेगा 1, तो 1 का होता है x, क्योंकि आपको पता है 1 का समाकलन कितना होता है x, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएगा 5x, इसकी जगह जाएगा 5x माइनस
आप इसको रफ कर लें, ठीक, आपके पास में इसमें से 4 निकल जाएगा बाहर बेटा, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के 2 dx का। अभी इसको हमने नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम है। कैसे करेंगे देखिएगा, x²/2 जो का तू है ही है ना, प्लस 5x भी बेटा जो का तू है ही है, -4 भी जो का तू है ही है। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 एंड प्लस का c। जैसे ही समाकलन का चिन्ह खत्म तो आप लोग लगा देंगे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आएगा x²/2, ठीक है, प्लस 5x माइनस आपके पास में, ठीक है, x की पावर -1 बचेगा ऊपर, ठीक, साथ में 4 भी है और नीचे भी -1 रहेगा और प्लस का c। इसको थोड़ा सा सिंपल अगर आप लोग कर लो तो आपको आंसर आ जाएगा। क्या, x²/2 को तो कुछ नहीं कहेंगे बेटा, है ना, ये वाला जो है, प्लस 5x भी एज इट इज़ रहेगा, है ना, इस माइनस से माइनस खत्म तो आ गया प्लस यहाँ, है ना, और 4 और x की घात -1 का मतलब क्या है, 1/x ऐसा लिख दें, प्लस का c। चेक कर लीजिए आंसर यही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ काम करने लायक है नहीं, वैसे एक्सरसाइज बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किसकी बात करते हैं, 13। 12 आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने 11वां किया है। 13 में क्या है, इंटीग्रेशन है मेरे पास में x की घात 3 माइनस x² प्लस x माइनस का 1 और अपोन में है x माइनस 1। अब आप लोग एक काम कीजिए, या तो तरीका ये है कि इससे इसको भाग दे दीजिए, x माइनस 1 से ऊपर वाले व्यंजक को भाग दे करके आ जाएगा इजीली, कि नीचे खत्म हो जाएगा, तो आप लोग सिंपली समाकलन कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और है, आप लोग गणित पढ़ा है, आपने बीजगणित भी पढ़ा है, तो इसके ऊपर वाले गुणनखंड कर लीजिए। ऊपर वाले में से इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए x² कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में से भी 1 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा x माइनस 1, ठीक है। अपोन कितना है, x माइनस 1 और साथ में चल रहा है dx। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आप लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। अब सिंपली होगा क्या, इस x माइनस 1 को कॉमन अगर आप निकाल लीजिएगा, अंदर बचेगा केवल x² माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 एंड dx, है ना। इस x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म, आएगा क्या, इंटीग्रेशन x² माइनस 1 आपके पास में एंड dx, दैट इज x² का समाकलन क्या होता है, x की घात 3 बटे 3। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे, अरे भाई अब थोड़ी सी आदत डालिए डायरेक्ट करने की, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x की पावर n + 1 बटे n + 1। फॉर्मूला देखिए जरा किताब में कि x की पावर n का फॉर्मूला होता क्या है। इस फॉर्मूले को देखिए तो तब आपको समझ में आएगा कि इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 बटे 3, क्योंकि x की पावर होता है फॉर्मूला n + 1 बटे n + 1, यानी कि घात में एक जुड़ेगा, तो घात कितनी है, 2 में एक जुड़ेगा तो 3 बटे 3, है ना, आपके पास में इस तरीके से बनेगा। और -1 का समाकलन कितना बनेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस का c आंसर, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बीच में के क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आइए 16 पे। किस पे आइए, 16 पे, क्योंकि 16 में थोड़ी सी बात अलग है। बाकी तो वैसे तो अगर मैं इसको छोड़ भी दूं एक्सरसाइज को और फॉर्मूले आपको पता हो सिर्फ, तो आप लोग पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, उसमें बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए ये है कि समाकलन मेरे को करना है 2x माइनस 3 cos x, ठीक है, आपके पास में प्लस e की पावर x और dx। भाई कुछ है क्या इसमें, यहाँ कुछ भी ना है, कुछ भी तो ना है सवाल के अंदर। हम लोग सिर्फ अलग अलग समाकलन करेंगे, इन लोगों को सबको दावत दीजिए, ठीक है। ये देखिए, है ना, ऐसे करेंगे, 3 cos x करेंगे, dx करेंगे, आपके यहाँ से प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x करेंगे, dx करेंगे। बताओ कोई समस्या परेशान नहीं किसी को, कोई दिक्कत ना है। अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना, समाकलन करेंगे x का dx, -3 बाहर आ जाएगा, समाकलन किसकी करेंगे, cos x dx, है ना, आपके पास में। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है समाकलन के को kf(x) होता है, dx तो ये कांस्टेंट जो होता है, ये कोई वास्तविक संख्या जो होती है, ये बाहर आ जाती है और fx का हम लोग क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है हमने। प्लस e की पावर x के साथ में कुछ है नहीं, तो इसको बेचारों को ऐसे ही लिखा जाएगा dx। तो आंसर में क्या जाएगा, 2x का कितना होता है, x² बटे 2। अब थोड़ा डायरेक्ट आ जाइए, -3 cos x का कितना होता है, sin x। cos x का समाकलन कितना होता है, sin x। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है,
मैंने फॉर्मूले बेटे बताए हैं आपको। कोस एक्स का कितना होता है समाकलन, साइन एक्स होता है, फिर प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है और प्लस का सी है आपका आंसर। आप कहोगे यार समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा है ना, कोस एक्स डी एक्स अभी लिखवाया था, तो इसका होता है साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स होता है ई की पावर एक्स, जो का तुम ये लाइलाज बीमारी है। ई की पावर एक्स का चाहे समाकलन करो या इंटीग्रेशन करो, समाकलन करो या अवकलन करो, कुछ भी करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन 16 तक आगे है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कौन सा करने लायक है। आप देखिए 18वें क्वेश्चन पे, किस पे, 17वां क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो क्वेश्चन बेटा मैं छोड़ता हुआ चल रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ के चल रहा हूँ वो क्वेश्चन सारे ऐसे हैं, उसमें कोई बात ऐसी कुछ खास ना है बताने की तो इनमें भी ना है, डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को चैप्टर के साथ जोड़ने का मेरा प्रयास है ताकि आगे के चैप्टर में आप लोगों को दिक्कतें ना आए। सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स। अब आप लोग कहोगे कि इसका कैसे किया जाए सर जी, पहले सिंपली इसकी मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। और अब दो फंक्शन है ये, इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अलग किया जाएगा और समाकलन सेक एक्स टेन एक्स आप लोग अलग लिखिएगा। अब आप अपने किताब के फॉर्मूलों का पिटारा खोलिएगा जो आपके फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूला जा करके आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर है आपके पास में नंबर 4 कि सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए कि किसका अवकलन होता है, ये टेन एक्स का होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा आपके पास में, ये टेन एक्स का समाकलन है, प्लस सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सिंपली आपको पता है सेक एक्स होता है। फॉर्मूला है भाई, आप लोग देखिए यार, बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है कि साथ के साथ मैं फॉर्मूले भी लिख के रखूँ, तो फॉर्मूले आप लोग किताब से देखिएगा बेटा, सारे फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, इसलिए पहले ही डिस्कस किए फॉर्मूले। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपके पास में प्लस का सी, ये आपका इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 18 तक आ गए हैं। 18 के बाद चलते हैं 19 या 20, दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 19 या 20 पे चलते हैं। चलो दोनों ही करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है ना बेटा। अब आप लोग इसमें उल्टे काम करने मत बैठ जाना बेटा, कभी आप लोग ऐसे कर दो कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का अलग कर दो ऊपर की तरफ, है ना, और समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स का जी नीचे कर दो, ठीक है ना, आपके पास में इस तरीके से। मैंने सिर्फ कहा फॉर्मूले आपको सिर्फ बेटा, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो वितरित होता है, ये प्लस या माइनस में वितरित होता है, ये कभी भी भाग में नहीं होता कि ऊपर का ऊपर कर दिया नीचे का नीचे कर दिया और कहो गुरुजी आंसर नहीं आ रहा, नहीं। आपको इसको एक सिंपल फंक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ी सी टिक्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, और टिक्नोमेट्री आपको आती है, इसको लिखिएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको लिखिएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। बिल्कुल ठीक बात है, ऊपर का ऊपर, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, इसका आपके पास में इसका भी होता है, कभी तुम ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे अवकलन करके समाकलन करके लिख दो और कहोगे कि गुरुजी आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लस और माइनस में क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो सिंपली इसको कैसे किया जाए, जब इसको सही किया जाएगा, यह आ जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब वो हो गया साइन अपॉन कोस होता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप फिर कहोगे गुरुजी टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया आपने तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया था सिर्फ, कि ये समाकलन अगर करोगे तो आपको मिलेगा 10x, है ना, ये तो बताया था हम लोगों ने। तो कोई बात नहीं, थोड़ी और टिक्नोमेट्री सही, हम इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स। बताओ कोई मना कर देगा क्या? आप 10x स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो ना, और उसको आप अलग अलग कर दीजिए, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का अलग कर लीजिए और 1 का अलग कर लीजिए। आप बताइए इसका कितना बनेगा 10x, ठीक, और 1 का कितना बनेगा x प्लस का c आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? ठीक, कोई दिक्कत ना है, थोड़ी सी टिक्नोमेट्री और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी बस। क्वेश्चन नंबर 20,
20 करने से पहले जो चौक ले लें यार। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम लोग बात करें तो ये है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैसे लगाइए? अलग अलग कर लीजिए। 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। कोई समस्या? देखिए ब्रैकेट लगाओ, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होगा। आप इसको लिखेंगे समाकलन 2 अपॉन कोस, इसको 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख दूं, कोई मना करेगा क्या? कोई नहीं मना कर सकता, है ना? सही है बिल्कुल। 1 अपॉन कोस सेक होता है ना, माइनस 3 इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स। कोई दिक्कत? ये स्क्वायर था तो 2 बार तोड़ करके लिख दिया मैंने, और डी एक्स। ठीक, अब देखिएगा समाकलन अंदर ब्रैकेट के 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, जब इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 3 10 एक्स और ये 1 अपॉन कोस हो जाएगा सेक एक्स एंड टी एक्स आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ी स्पेस की कमी है, ऊपर से रफ कर देना, वहाँ करते हैं क्वेश्चन को। ये वाला हटा लो, है ना? चलिए क्या है कि अब इसको अलग अलग कर दीजिए। सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास में? दैट इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग माइनस इंटीग्रेशन 3, इसको लिखो सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि ये जाना पहचाना सा सूत्र बन जाएगा फिर, एंड डी एक्स। ठीक, अब इस 2 को देखिएगा, बाहर निकालिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। 3 को बाहर निकालिए, अंदर बचेगा सेक एक्स और टेन एक्स और डी एक्स। अब फिर अपने सूत्रों का पिटारा खोलिएगा किताब के अंदर और पहचानिएगा कि ये किस किस के फॉर्मूले हैं। सिंपली ये आपको पता है, ये तो 10x का फॉर्मूला है माइनस ये sec x का फॉर्मूला है और प्लस का c आंसर। ठीक है ना? ये आपके पास में 20 क्वेश्चन इसके कंप्लीट। अब आगे की तरफ चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे, 2 नहीं 2 क्वेश्चन और बचे, 21 और 20। ये दोनों के दोनों बहुविकल्पीय हैं, बहुविकल्पीय हैं और इनके सही ऑप्शन आपको ढूंढने हैं। सही ऑप्शन तो वही ढूंढ पाएगा जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। जैसे 21वां है, 21वें में कहा है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का प्रति अवकलज निकालिए। अरे भाई, प्रति अवकलज निकालने का मतलब है इंटीग्रेशन ही निकालना। अब लोग प्रति अवकलज में टेंशन ही आ जाती है कि हम लोग ये देखते हैं कि ये किसका अवकलन है और फिर सोचने में समस्या, है ना? हम लोग ये देखते हैं कि ये किसका अवकलन है। अब भाई मैं आपको एक सलाह दूं, मैंने पहले भी कहा था कि शुरुआत के जो क्वेश्चन है, अगर आपको आगे क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप हो जाएंगे। आपको ये कोई देखने नहीं आ रहा आप कैसे कर रहे हो, निरीक्षण विधि से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप इसको सिंपली समाकलित करिए और आंसर निकालिए। अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का आप लोग समाकलन कीजिए। और समाकलन कैसे करिएगा? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स को लिखा जाएगा एक्स की घात 1/2 का डी एक्स प्लस समाकलन एक्स की घात माइनस 1/2 का डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 1 में है तो माइनस में लिखा जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की घात माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। कोई मना करेगा तो बताओ, प्लस का सी। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए आंसर क्या है। यह आ जाएगा एक्स की घात 3/2 बटे 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस एक्स की घात 1 में से आधा घटेगा, आधा ही बचेगा 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है ना? आपके पास में प्लस का सी। चेक कीजिए आंसर कौन सा है, चेक कीजिए। 2/3 एक्स की घात 2/3। ठीक है ना? आपके पास में आई थिंक इसमें लास्ट वाला आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है, आप लोग देख सकते हैं। डी नहीं, सॉरी, सी आंसर सही है इसका, सी वाला आंसर। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं और एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। 22 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 जो है, 22 क्या कह रहा है? 22 में है थोड़ी सी टेक्निक, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बोर्ड को पूरे को रफ करके समझाऊंगा। ठीक है, ये निश्चित समाकलन की एक एडवांस चीज़ आ गई इसके अंदर।
ये कह रहा है कि अगर हम लोगों का अगर डिफ्रेंशिएशन करें हम कभी भी fx का, तो हमें जो प्राप्त होता है 4x की घात 3 माइनस 3 बटे x की घात 4 प्राप्त होता है। एक कंडीशन दी है जिसमें अगर आप लोग f2 यानी कि x की जगह 2 रखें तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो 0 निकलेगी। तो fx आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अरे भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा आसान तरीके से हम लोग बताते हैं इसको। चलिए अब किताब, क्योंकि क्वेश्चन हो गए ख़त्म तो किताब को रखते हैं नीचे। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन fx का वो ये है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं यानी कि इसका समाकलन करूं, देखिएगा इसका अगर मैं समाकलन करूं तो क्या आना चाहिए बताइए? fx आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हमने पढ़ा है समाकलन और अवकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। वो कह रहा है मैं fx का अवकलन कर दूं तो ये प्राप्त होगा, मैं कह रहा है इसका समाकलन कर दूं तो ये प्राप्त हो जाएगा। बात तो वही है, ठीक है आपके पास में, ठीक है ना। तो अब सिंपली आप लोग इसका समाकलन करते चलिए। आप ऐसा लिखिए, आप इसको ऐसा लिखिए कि देखिए कैसे लिखिएगा कि fx जो आएगा वो आएगा समाकलन अगर हम इसका कर दें, ठीक है, आपके पास में ये आएगा, राइट, सिंपली। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4 बाहर इंटीग्रेशन x की घात 3 माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन 1/x x की घात -4 और dx। ये क्या किया? कुछ ना किया, ये 4 बाहर निकाले, x की घात 3 जो का तो छोड़ दिया, माइनस जो का तो रखा, इस 3 को बाहर निकाले क्योंकि इंटीग्रेशन को इनमें बांट दिया, और x की घात जो नीचे 4 थी उसको ऊपर -4 कर दिया। इंटीग्रेशन जब करेंगे 4 x की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा तो 3 + 1 बटे 3 + 1, पता है ना यार। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया तो है यार, किताबों में ढूंढिए, अपना पिटारा खोलिए। क्या बता रहा हूँ मैं हाँ, तो यार चौक की वजह से बड़ी समस्या है। इंटीग्रेशन x की पावर n करते थे तो आएगा x की घात n + 1 बटे n + 1, तो माइनस का 3 आपके पास में, ऐसे ही यहाँ पे x की घात -4 + 1 बटे -4 + 1, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा c, और ये चल किसके इक्वल रहा है? fx के। इसको जब सिंपली सोल्व कीजिएगा fx इज इक्वल टू, तो 4 × x की घात 4/4 प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि यहाँ 4 में से जब 1 घटेगा तो माइनस की 3 यहाँ पे बचेगा, है ना, और माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 भी खत्म, और x की घात -3 का मतलब है 1/x की घात 3 प्लस का c। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे जो घात बचेगी वो -3 बचेगी, और माइनस का मतलब नीचे की तरफ, उसको हम लिख सकते हैं। अब ये जो कंडीशन दी है, एक्चुअली ये दी क्यों गई है? ये जो कंडीशन इस वजह से दी है कि ताकि इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सके। अब हम यूज़ करते हैं, यदि x = 2 तो fx = कितना बनेगा? 0। ये तो कह रहा भाई x के पेट में, f के पेट में तो x की वैल्यू होती है, अगर x का मान 2 रख दें तो वैल्यू 0 निकल के आती है। तो चलिए 0 = 2 यानी कि fx 0 बन जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 2 भर दीजिए। 4 × x की घात 4 यानी कि x की जगह 2 आ जाएगा तो 2 की घात 4 आपके पास में। पहली बात तो ये है, मैं गलती कर रहा हूँ थोड़ी सी, इस 4 से 4 काट दीजिए तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा? सिंपली वो बचेगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 3 प्लस का c बचेगा, है ना। अब लिखिए 0 बराबर 2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 3 प्लस का c। दिस इम्प्लाइज 0 बराबर यह आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 1/8 प्लस c, है ना। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 16 8 128 और 1 129 यानी कि 129/8 प्लस का c = 0, या c की जो वैल्यू है माइनस का 129/8 आ जाएगी, है ना। और उस वैल्यू को जो है आप कहाँ रख दीजिएगा? जो आपने fx की वैल्यू निकाली थी। fx की वैल्यू ये निकाली थी आपने यहाँ, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ निकाली थी fx की वैल्यू? ये थी fx की वैल्यू, है ना। fx = यही तो था। तो जब यहाँ पे आप लोग देखिए, अब c की जगह लिखा जाएगा माइनस का 129/8, और आंसर देखिए कौन सा है, आंसर मिलाइए कौन सा है।
एक्स की घात 4 प्लस 1/x3 माइनस 129/8। यहाँ पे आ जाएगा आंसर, क्या लिखा जाएगा, एक्स की घात 4 प्लस 1/x3 माइनस 129/8। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए पीछे आंसर कौन सा है इसका, मुझे तो ये लग रहा है यार, ठीक है ना। आंसर चलो देख लेते हैं, किताब जब हाथ में है तो आंसर देखने में क्या है। बिल्कुल सही है, 22वें का ए आंसर है। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज हो गई बेटा ख़त्म। तो समाकलन का बहुत आसान रूप हमने आज पढ़ा। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ हम एडवांस करते चलेंगे, एक्सरसाइज दर एक्सरसाइज, जैसे जैसे प्रश्नावलियों को आगे बढ़ाते जाएंगे इसके हम विभिन्न चीज़ें हम सीखते जाएंगे और फाइनली बहुत जल्दी आप लोगों के ये चैप्टर दिमाग में होगा, ठीक है। तो बेटे आज का जो क्वेश्चन है अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।